ओके, सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी जिसमें हम लोग एक्स सेंटर ऑफ मास को हम लोगों ने कैसे देखा था। किसी बॉडी का अगर एक्स यू एम निकालना है तो हम लोग उसे कैसे लिखते थे, एक्स डॉट डी एम अपॉन में डी एम। इस तरीके से हमने कुछ देखा था, राइट। किसी किसी बुक में ना इसको जो है डी एम को एम भी करके दे रखा है, यानी कि आपको कुछ ऐसे मिल जाए कि आपके पास एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी एम। आई डू एग्री कि ये गलत नहीं है। dm को जो है हम लोग m लिख सकते हैं, क्योंकि dm का हल्का हल्का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेसिकली वो पहुँच के तो पूरा कंप्लीट मास को ही करेगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम आएगी जब नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज़ होंगी, वहाँ पे ना आप लोग dm को m मत लेना। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आज तो हम लोग देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो, जो मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था आपको, जहाँ पे हम लोगों ने इसको लिया था, याद है, लैम्डा क्या था हमारे पास, मास पर यूनिट लेंथ था, राइट। और यहाँ पर अगर आप लोगों को याद हो, मैंने डीएम को एम खोल दिया था जब हमने एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए लिया था। डीएम को मैंने एम यूज करके एम/एल से एम काटा था, लास्ट लेक्चर देख लेना, राइट। अब ये हमारे पास एक्स यू एम हो गया, सिमिलरली हमारे पास जो है वाई सी ओ एम आएगा, तो वाई सी ओ एम क्या आ जाएगा आपके पास, वाई डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। सिमिलरली आपके पास जेड सी ओ एम क्या आएगा, जेड डॉट डी एम इंटीग्रल डी एम। इसको इसी फॉर्म में रहने देना। जहाँ पे आपको लगता है कि यूनिफॉर्म मास दे रखा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, वहाँ पे तो आप डीएम को इंटीग्रेट करके एम लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पर भी आप लोगों के पास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है, वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी। अभी बड़ी समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, सर ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। अभी समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, राइट। वेल, यहाँ पर जो लैम्डा है, यहाँ पर जो लैम्डा है ये आपके पास फिक्स है, dm ओवर dl, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप dm अपॉन dl को फिक्स रखिए, m अपॉन l, सॉरी। तो जब m अपॉन l फिक्स रहेगा तो आपको ये पता है ना कि लैम्डा इज इक्वल्स टू dm बाई dl भी रहने वाला है। मास पर यूनिट लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे इतने बड़े का ले लो चाहे छोटे से पोर्शन का ले लो, लैम्डा तो हमारे पास फिक्स रहने वाला है। अब यहीं पर आपको अगर x के साथ वेरी कर देगा तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा dm ओवर dx। कल ही तो देखा था हमने, x की जगह l वेरी कर दिया था, बात तो एक ही है। अब ये हो सकता है y एक्सिस के लिए तो लैम्डा इज इक्वल टू dm अपॉन dy, ये लीनियर वाले का हो जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी अगर आपको दे देगा तो उसमें सिग्मा ले लेते थे हम लोग, क्या लेते थे उसमें, l की जगह पर a लेते थे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा dm बाय da। समझ गए भाई, सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास मास पर यूनिट एरिया हुआ करता था, राइट। और यहाँ पर आपके पास तीसरी चीज़ क्या आती थी हमारे पास, रो। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको आप बताइए आपको m बाय v, ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी, राइट। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से क्या कहता हूँ कि ये जो dm बाई dx है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे हम लोग, यूज़ कैसे करेंगे, क्या इस फॉर्मूले में सबको डाल दूंगा। इस फॉर्मूले में जो आपने कल एक छोटा सा वो डेरिवेशन करी थी यूनिफॉर्म रॉड लेंथ की, उसमें कर लिया आपको, ठीक है, कि आपका लैम्डा वहाँ पर क्या था, कॉन्स्टेंट था, लैम्डा चेंज नहीं होता। ये रॉड यूनिफॉर्म है ना, याद है, ये रॉड यूनिफॉर्म का मतलब है जिस मटेरियल से यहाँ पर बनी हुई है सेम मटेरियल है। लेकिन इस बार मैं अगर आपसे कह दूं कि आपका लैम्डा वेरी कर रहा है, आपका लैम्डा वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है मतलब कैसे, ऐसे मान लीजिए लैम्डा वेरी कर रहा है 1 + 2x के साथ। मैं आपसे कहता हूं आपका लैम्डा जो है इस तरीके से, मैं क्वेश्चन समझेगा ध्यान से कि आपका लैम्डा इस बार फिक्स नहीं है, 1 + 2x के साथ वेरी कर रहा है। इस बार का क्या मतलब हुआ, बहुत डीप मीनिंग है। डीप मीनिंग क्या है, देखिए, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ये रॉड है, अगर आपके पास ये एक रॉड है, इस रॉड में अगर लैम्डा 1 + 2x के साथ बेटा वेरी कर रहा है, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों का लैम्डा है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है इस बार। कैसे, देखिए, यहाँ पर वैल्यू मान के चलिए, x की वैल्यू पहले मैं देता हूँ, लेट्स से 1 रख दूँ, तो 1 + 2 × 1 2 हो गया। तो जब आगे जाओगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, लेट्स से 2 होगी, तो 1 + 2 × 4 5 हो गई, तो 1 3 5 7 देख पाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर जगह पर हमारे पास लैम्डा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर ऐसे लैम्डा चेंज हो रहा है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल ना करें, फंस जाएंगे, न्यूमेरिकल में दिक्कतें आएंगी।
तो क्यों बेकार में चक्कर में पड़ना, आप इसको यूज करो रॉ फॉर्म को। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ जाएगा कि अगर आपके पास लैम्डा इस तरीके से वेरी कर रहा है, एक रॉड की जिसकी लेंथ जो है l है, अ रॉड ऑफ लेंथ l हैविंग लीनियर मास डेंसिटी या लैम्डा एज 1 + 2x इज प्रोवाइडेड, कैलकुलेट इज सेंटर ऑफ मास। करिए फिर मैं बताता हूँ। ओके, जिन्होंने कर लिया वेरी एंड गुड, और जिन्होंने नहीं करा अब कर लेंगे, अब कर लेना। चलिए यहाँ पर बेटा मेरे को लैम्डा दे रखा था, बट आपको पता है कि जो लैम्डा है ये मेरे पास जो XCOM पूछा गया था मेरे से, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास XCOM बराबर हो जाएगा आपका x.dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, चलेगा। अब मैंने आपको कल ही बताया था ये चीज़ कि बेटा आप dm को x के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यानी कि आपको इस dm को इस पहले तो इस x की टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, है ना। और अगर आपका लैम्डा इस तरीके से वेरी कर रहा है 1 + 2x के साथ, तो आप ये भी कह सकते हो कि सर हमारे पास जो dm/dx आएगा इस बार वो लैम्डा के इक्वल है, जैसे हमारे पास dm/dl लैम्डा के इक्वल आया था, बट यहाँ पे तो लेंथ x के साथ वेरी कर रही, समझ पा रहे हो आप। dm/dx ये लैम्डा के इक्वल आएगा, तो आप कह सकते हो सर कि dm आपके पास lambda.dx आ जाएगा, dm = lambda.dx आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे एक दो गलतियां और कर देते हैं। वो गलतियां क्या करते हैं, छोटी छोटी भी करते हैं, कि वो x सेंटर ऑफ मास लिखते समय x तो ऐसे लिखते हैं और dm की जगह lambda.dx लिख के lambda.dx लिख देते हैं, और फिर वही जो अपने यहाँ नॉर्मल जो कहानी है वही करना शुरू कर देते हैं dm, ठीक है। और इस लैम्डा को 1 + 2x लिख देते हैं। हाँ, लिखना तो जरूर है, फिर उसको बाहर भी ले लेंगे या पता नहीं क्या क्या करेंगे। कुल मिला के कहानी मेरी सुनो, जो आपको अवॉइड करनी है मिस्टेक, जो आपको नहीं करना है वो ये है कि आप इस लैम्डा को बाहर नहीं निकाल सकते। अब आपने जब लीनियर वाली डेंसिटी का डेरिवेशन किया था, एक यूनिफॉर्म रॉड वाली का डेरिवेशन किया था, उसमें मेरे को पता है कि आपने लैम्डा बाहर निकाला था और उसको m/n लिख के इस m से m काटा था। मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वहां पर लैम्डा कांस्टेंट था, वहां पर लैम्डा हर पॉइंट पे नहीं बदल रहा था बेटा। यहाँ पर लैम्डा हर पॉइंट पे बदल रहा है क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 + 2x है। ऐसे कभी भी क्वेश्चन में जहां पर लैम्डा की वैल्यू बदल रही है, आप उस लैम्डा को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है ही नहीं, वो तो x के साथ हर पोजीशन पर क्या कर रही है, वेरी कर रही है। समझ पा रहे हो। तो आप इस लैम्डा को बाहर नहीं निकाल सकते, यानी कि आपको इसकी वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। तो मैं इसको रब करके जो है इस तरफ सॉल्व कर देता हूँ बेटा, इसका आगे का पोर्शन किस तरीके से करना है। तो आप बाहर ना निकाल कर आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, एल लेंथ मैंने आपको दे दिया था, तो यहाँ पे 0 से लेकर एल तक आपका इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, ये तो आपको पता है ना। और बेसिकली एल भी क्या, आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए आप ऐसा कर लीजिए, इसको 1 मीटर ले लीजिए, मतलब 1 मीटर की रॉड है, तो बेसिकली 0 से लेकर 1 तक आप पहुंच जाओगे, 0 से लेकर 1 तक आप पहुंच जाओगे ना भाई। एल मैंने पूरा 1 ले लिया, लेट्स से इसकी जो लेंथ थी वो 1 ले, 0 से एल लिखो या 0 से 1 लिखो, बात तो एक ही है, एल की टर्म्स में कर दो 1 की टर्म्स, तुम्हारी मर्जी। बस यहाँ पे ये एक्स की जगह पे 1 लिख देंगे, आंसर इजी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी बेटा, 1 + 2x, तो 1 + 2x डॉट dx, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपॉन में अगर इस dm को आप m लिखेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए इस dm को भी आप क्या लिख दीजिए, लैम्डा डॉट dx। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ और रह रहा है ना हमारे पास, dx डॉट x। तो ये हमारे पास इस तरीके से कर देते हैं, लैम्डा तो ऐसा है तो x डॉट dx आया था, x 1 + 2x डॉट ये आया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, dm, dm की वैल्यू क्या है, लैम्डा डॉट dx, और लैम्डा की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 + 2x डॉट, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करूँगा, 0 से लेकर 1 तक, समझ गए होगे क्यों करूँगा, l तक कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से कर दें, 0 से लेकर 1। अब यहाँ पर देखिए x + 2x², समझ पा रहे हो कहानी को, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो फिर इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x + 2x² डॉट dx का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, और यहाँ पर 0 से लेकर 1 ये डायरेक्ट कर देंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, 1 डॉट dx का dx ही रहेगा, यानी कि x हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, डायरेक्ट कर रहा हूँ या ऐसे नीचे का, x + 2x डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x² 2, तो x² लिख दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया ना कहानी को। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा देखिए बेटा, x डॉट dx का इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2x² और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x की पावर 3 अपॉन में 3 एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x³ बाई 3 अपॉन में x प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ये भी 0 से 1 रखिए और ये भी हमारे पास 0 से लेकर 1 तक रख दीजिए। समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इंटीग्रेशन क्या है? नॉर्मल इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर तो 1/2 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा तो 2/3 अपॉन में 1 प्लस 1 ही रहेगा क्योंकि भाई अपर लिमिट में 1 माइनस 0 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो बेसिकली कोई चेंज तो होने वाला नहीं है तो 1 प्लस 1 ये मेरे पास 2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। इनका एलसीएम ले लो मुन्ना, कितना आ रहा है 6 2 3 या 6 3 प्लस 4 और ये अपॉन में 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7/12। तो इसका जो XCOM आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 7/12। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये आपको ध्यान रखना है कि इस बार लैम्डा जो आपको दे रखा था ये वेरिएबल वाला लैम्डा था, डायरेक्ट लैम्डा नहीं दिया था ना इस बार। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने लैम्डा को m/l लिखा था, बाहर लेके कॉमन लेके लैम्डा से लैम्डा काट दिया था, m/m से m काट दिया था, आपका आंसर आ जाता। लेकिन इस बार आंसर जो है इस तरीके से नहीं आएगा। तो इस तरीके से एक छोटे मोटे क्वेश्चन जो आपको दिए रहते हैं ये आपको करना आना चाहिए। नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो बेटा आज की जो अगली हेडिंग रहेगी वो हमारे पास रहेगी सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडीज। रिमेनिंग बॉडीज का मतलब क्या है कि आप किसी बॉडी में से कुछ निकाल रहे हो तो उसका सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यही गलत हुआ था ना लास्ट में। हाँ, तो इसको जो है हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडीज, यानी कि जो बॉडी बच गई उसका सेंटर ऑफ मास किस तरीके से वेरी करता है, ये जो है आपसे जो है पूछा जाता है। लेट्स से कि आपके पास मैं मान के चल लेता हूँ कि आपके पास ये बॉडी है, ठीक है, ये आपके पास एक बॉडी है, इसका रेडियस r है। क्या है? इसका रेडियस r है और इस तरीके से आपको जो है एक बॉडी यहाँ पर आपको r दे रखा है, ठीक है। इसमें से एक स्फीयर कट किया गया, इसी स्फीयर में से एक स्फीयर को कट किया गया, ठीक है। मेरी मर्जी में ऐसे ना काटूं तो नहीं बेटा तेरी मर्जी, कोई सा भी कर लो, मर्जी नहीं चल रही। ये क्वेश्चन है कोई सा भी कर लो। तो जो हमारे पास है ये हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा r/2 बन जाएगा बेसिकली, समझ रहे हो। एक स्फीयर है जिसका डायमीटर r है, इस बार मतलब क्या कह रहा है एक बड़े स्फीयर जिसका रेडियस r था उसमें से एक छोटा स्फीयर जिसका डायमीटर r था उसको काट दिया, ठीक है, समझ में आ गया इतनी बार। तो आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट करेगा, उसका सेंटर ऑफ मास जो है किस तरफ शिफ्ट करेगा, आपसे ये सवाल पूछा जाता है। तो देखो बेटा इसको करने के दो तरीके होते हैं और आज हम लोग दोनों ही तरीके को कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर मेरे पास जो कहानी आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि इसका जो पहले इस वाली बॉडी का, बड़ी वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, उसके सेंटर पे। भाई बड़ी वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसको सेंटर पे लाई करेगा और इस सेंटर को मैं ओरिजिन मानते हुए 0,0 ले लेता हूँ और छोटी वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, उसके सेंटर पे। और उसका सेंटर कितना आ जाएगा r/2 देगा, ये पूरा r, इसका सेंटर तो हमारे पास r/2 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास इसका हो जाएगा r/2 कॉमा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका तो वही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर ध्यान सुनिएगा बेटा, आपके पास XCOM निकालने का तरीका वो तो वही रहता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m। तरीका तो ये रहता है, लेकिन इसमें छोटा सा बदलाव आता है, उस बदलाव को आज हमें जानना है, उस बदलाव को आज हमें जानना है, समझ पाए। अब बदलाव क्या रहता है कि इसमें ना आपको क्या करना है कि x सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, अब क्योंकि बॉडी का सिस्टम क्या है रेस्ट पर है और मैंने आपको बताया था पूरी बॉडी का सिस्टम जो है रेस्ट पर रहता है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या रहता है 0, चेंज तो होता नहीं है। मैंने बताया अगर सिस्टम आपको, मैंने क्वेश्चन बोला भी था जब बोर्ड वाले क्वेश्चन कराए थे, अगर आपको क्या कह दे कि सिस्टम आपका कहाँ पर है रेस्ट पे है, इनिशियली द सिस्टम वाज एट रेस्ट, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि उसका सेंटर ऑफ मास क्या दे रखा है 0 दे रखा है, यानी कि ये वाली बॉडी चीज़ तो हमें 0 दे रखी है, ये भी रेस्ट पे है। हाँ अभी और क्या कहाँ मूव करा रहा हूँ, मोशन वाली भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो XCOM हमारे पास क्या आ जाएगा 0 पे आ जाएगा। लेकिन इसे कोऑर्डिनेट से बड़े संभाल के लिखने पड़ेंगे। ये वाला जो हमारे पास m2 और x2 कोऑर्डिनेट है ना बेटा, ये तो हमारे पास इस तरफ है 0 0,
लेकिन ये जो हमारे पास इस बार x2 आएगा, ये जो x2 आएगा, क्योंकि हम लोग इसमें से कटिंग वाली बॉडी को निकाल रहे हैं। दो तरीके से आप चीज समझ सकते हो। पहली बात, इसका जो R2 आएगा ये नेगेटिव सेंटर पे आएगा, मतलब x2 जो कोऑर्डिनेट आएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव। या फिर क्यों वाले जो बात से बचने के लिए, जो मास m1 x1 का रखा है, यानी कि बड़े वाले का, उसमें से आप छोटे वाले को हटा रहे हो ना, तो आप ऐसा कर दो, इसको आप ऐसे हटा रहे हो ना, तो इसको आप हटा रहे हैं क्योंकि ये तो कराएंगे ना, क्योंकि इसमें से इसे काट दिया, टोटल में से भी हटा रहे। अब इसको टोटल मास का भी रहने देता हूँ, क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये 0 है, ये भी 0 हो जाएगा मेरे पास। समझो ना कहानी को, मैं ये 0 मल्टीप्लाई कर दी तो m1 प्लस m2 भी मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा, तो 0 ही हो गया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में देता कि इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तब आप लोग जो है इसको 0 मत करना प्लीज, माइनस ही मत करना, इसको प्लस ही रहने देना प्लीज। मास माइनस नहीं होगा, मास प्लस ही रहेगा, ठीक है। एक चीज आपसे ये, अभी इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों को फंसा देते हैं, है ना, वो फंसना नहीं है, इसलिए हम लोग कैसे चेंज करना है इसको अभी ध्यान से देखते हैं। m1 प्लस m2 कैसे होगा जब m1 से m2 निकाला? नहीं निकाल, मैं ये तो कह रहा हूँ कि इनिशियली जो हमारे पास सिस्टम था उसका ले रखा है, सेंटर ऑफ मास के समय हम लोग पूरे का लेते हैं, ठीक है। इसमें से हटा दिया ना, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास बेसिकली x2 जो है ना -r/2 होना है। बेसिकली होता क्या है कि इसमें से ना ऐसे आता है, ये तो प्लस ही रहता है, ये ऐसे बन जाता है, बट ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है हमारे पास माइनस। तो मैं इसलिए जो है सीख लो, जो चीज़ सही है वो सीखना जरूरी है, और पता होना चाहिए कि शॉर्टकट्स भी हमारे पास क्या है। लेकिन ये मास पूरा जो है हमारे पास ऐड ऑन होना है। लेकिन इसको करने का दूसरा तरीका भी होता है, कई बार जैसे इस क्वेश्चन में मास दे ही नहीं रखा, फंस गए हम तो, या तो m की टर्म्स में आंसर निकालोगे, बट अगर ऑप्शन में m दे ही नहीं रखा हो तो यहाँ मास लैम्डा यूज नहीं कर सकते ना बेटा। लैम्डा किसके लिए यूज करते थे, एरिया वाला करेंगे, यानी कि सिग्मा यूज करेंगे। तो यानी कि आपके पास सिग्मा क्या होती है, मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल्स टू m को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स a, ठीक है। इस बड़ी वाली बॉडी के लिए एरिया जो चेंज होगा a1 होगा, और सिग्मा भी सिग्मा 1 होगा। नहीं, सिग्मा सिग्मा ही रहेगा, सिग्मा क्यों चेंज करेगा, सिग्मा पूरी बॉडी का कांस्टेंट है, सिग्मा पूरी बॉडी का कांस्टेंट रहेगा मुन्ना। तो आप कह सकते हो कि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, XCOM, यहाँ से सिग्मा लिख दूँ, m1 x1 की m1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा इंटू a1 x1 माइनस सिग्मा इंटू a2 x2 अपॉन में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है, आना तो हमारे पास कहानी के हिसाब से ये चाहिए, सिग्मा a1 प्लस सिग्मा a2, कहानी के हिसाब से ये आना चाहिए। लेकिन कहानी इस तरीके से आएगी नहीं। एक्चुअल में जब हम लोग एरिया निकालेंगे ना सेंटर ऑफ मास वाले का, तो बेटा उस एरिया को हम लोग जिसको हटाया है ना उसको कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा a1 माइनस सिग्मा ऑफ a2। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि एरिया के केस में हमारे पास सारी टर्म्स इसमें रहेंगी माइनस, लेकिन मास के टर्म्स में हमारे पास क्या रहने वाली है, मास के टर्म्स में हमारे पास ये प्लस में और ये माइनस में। आपको समझ में आ गया क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट बेसिकली माइनस हुआ था, मास तो पूरा वही रहेगा जो हमने, लेकिन इसमें हमारे पास क्या रखा हमने, एरिया। तो इस टर्म से हमारे पास दोनों चीजें माइनस में आएंगी। मेरे हिसाब से सिग्मा सब में कॉमन आ जाएगा, ऊपर नीचे सिग्मा सिग्मा काट देता हूँ, तो मेरे पास x सेंटर ऑफ मास जो आपके पास आ जाएगा a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन में a1 माइनस a2, ठीक है। इसको यूज करके अब आप इसको कोऑर्डिनेट ले लेना, आराम से आ जाएगा। मेरे ख्याल से 15/r या फिर समथिंग आता है, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको जो है रखना है। समझ गए होगे, a1 जो आप रखोगे तो वो बड़े वाले स्क्वायर में पाई r स्क्वायर, मास को इसमें रखेंगे ना। अगर आपको मास दे ही नहीं रखा, मास दे ही नहीं रखा तो मास वाला यूज कर ही नहीं सकते, फंस जाओगे। मास वाला कैसे यूज करेंगे इसको भी मैं कराता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए फिर मैं अभी उसको भी करा देता हूँ, ठीक है। हाँ इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। चलो a1 हमारे पास पूरी बॉडी का आ जाएगा पाई r स्क्वायर, बट x1 क्या है 0, x1 0। एरिया सर्कल का ले रहे हो, वो स्फीयर ले रहे हो। अरे तो सर्कल ले लो, ठीक है, फ्रॉम अ सर्कल कर ले, ठीक है। आई एम सॉरी, सर्कल ही होगा, स्फीयर तो होगा ठीक है, ठीक है, आपने डिस्क खोली थी, ठीक है, ठीक है, डिस्क का भी कराऊंगा, डिस्क का भी करा देंगे। रुको जरा, a1 सर्कल ले लो मुन्ना, पाई r स्क्वायर, x1 हमारे पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेट 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस a2 हमारे पास किसका आएगा बेटा, छोटे वाले सर्कल का, और इसका रेडियस कितना r/2, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई r/2 स्क्वायर इनटू x2 कितना हो जाएगा बेटा इसका कोऑर्डिनेट r/2 हो जाएगा ना। भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे कितना है r/2 आएगा, ठीक है। अपॉन में a1 माइनस a2, इसको आप सॉल्व कर देना, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r/2 का स्क्वायर,
इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो भी वैल्यू आनी होगी यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक काम कीजिए, मैं आपको कहता हूँ कि एक डिस्क है, मैं आपसे कहता हूँ फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस 4r, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस 4r, a small disk of radius r, a small disk of radius r is cut, find its center of mass। करिए फिर मैं बताता हूं। अच्छा, अब यहां पर देखिए, जिस बच्चे का आंसर आया उसने बहुत ही अच्छे तरीके से ये लगा दिया है और परफेक्ट आंसर उसने निकाल के दिखाया है मेरे को। अभी करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसका आंसर मैं इससे भी निकाल सकता हूं, तो सर मतलब मास तो दिया ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर मास नहीं दिया गया, लेकिन आपको जो है एक चीज़, आपको आज एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ कि किसी भी डिस्क का जो मास है, डिस्क का मास ये वेरी करता है, वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। कहने का मतलब क्या है, इसका रेडियस कितना दे रखा है बेटा 4r, तो इस वाली बड़ी वाली डिस्क का जो मास आएगा ना वो इस 4r का स्क्वायर यानी कि 16m हो जाएगा। 16m की 16r का स्क्वायर मास के टर्म्स में लिखो, क्या बोला कि मास वेरी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। बस शॉर्टकट बस ये हमारे पास जो है 4r दे रखा है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 16r, है ना। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखना, जिस भी तरफ से आप किसी भी बॉडी को काटोगे, क्या बोला मैंने, जिस भी तरफ से आप किसी भी बॉडी को काटोगे, सेंटर ऑफ मास उस तरफ से पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आपने यहाँ काटा है तो पहले बॉडी का, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था भाई, चाहे ये हो चाहे ये हो, कुछ भी रखो, तो अब यहाँ पर था स्टार्टिंग में तो इनिशियल, लेकिन जब आपने इसको इसे काट दिया तो आपका सेंटर ऑफ मास बेटा कुछ पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि उस बॉडी से पीछे की तरफ। क्यों हुआ ऐसा आपको मैंने बताया था, याद करो पहले दिन माउंट एवरेस्ट वाली कहानी, क्योंकि यहाँ पे वजन ज़्यादा है, जहाँ पे वजन ज़्यादा होगा उसी तरफ से शिफ्ट हो जाएगा। अब तुमने ये काट दिया तो वजन कहाँ पे ज़्यादा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ ज़्यादा है, इसलिए पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब मुझे तो नहीं पता ना कि कितना पीछे शिफ्ट हुआ है, मुझे ये बात थोड़ी पता है कि पीछे कितना शिफ्ट हुआ है, यही तो मेरे को निकालना था। तो पहले मैं एक बार इस फॉर्मूले को यूज़ करके दिखा दूंगा, फिर मैं आपको इस फॉर्मूले से यूज़ करके दिखाता हूँ। तो देखिए उस फॉर्मूले में, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 16m तो टोटल का मास था, समझो ना कहानी को, 16m टोटल का मास था, उसमें से मैंने m, r का मतलब क्या हो गया 1 का स्क्वायर यानी कि m, 16m में से मैंने m को काट दिया, तो रिमेनिंग वाले का, रिमेनिंग बॉडी का जो मास बचेगा वो कितना आएगा 16m माइनस m यानी कि 50m। परफेक्ट है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब मैं अपना ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ कि सर XCOM इज इक्वल टू, अब आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी, मैंने वो माइनस क्यों लिखा, देखिए m1 इंटू x1, m1 इंटू x1 माइनस, नहीं लिखा पहले मैं प्लस करता हूँ तुम्हारे हिसाब से, m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला हुआ करता था, राइट। मैंने आपसे क्या बोला था कि बेटा इसे माइनस क्यों लिखेंगे, कि हमारे पास जो r है वो पीछे, अब देख लो ना खुद, इसका जो m1 है इसको तो x1 रहने देंगे, पूरी बॉडी का जो मास है मैं उसको रहने, सॉरी m1 है तो इसका काटा है तो मैं इसको ऐसे रहने दो, इसका मास कितना है मेरे पास m, और इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा बेटा 3r। यहाँ से देखो ना, यहाँ से ये वाला m है ना m1, पूरी बॉडी का तो मेरे पास काम ही नहीं है इस बार, पूरी बॉडी लेके काम नहीं चलेगा बेटा इस बार, ये गलती मत करना। मास लेते समय पूरी बॉडी चाहिए ही नहीं, एक तो मुझे ये वाली बॉडी चाहिए जिसका हटाया है, और एक जो बॉडी बची है, पूरी बॉडी का मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं, बस पूरी बॉडी का तो ये करूँगा कि 16m में से घटा के रिमेनिंग बॉडी का मास निकाल लूँगा। तो ये गलती करने से बचना है वाली, ठीक है। तो मास वाले जो यूज़ करेंगे, तो देखिए हमारे पास इससे जो कोऑर्डिनेट आएगा कितना आएगा, देखो ये r है यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा 4r था, तो ये वाला जो बचा है कितना आ जाएगा, परफेक्ट है। यानी कि m1 यानी कि हमारे पास m इंटू x1 कितना आ गया 3r, कोई डाउट यहाँ तक, प्लस m2 कितना है हमारे पास जो रिमेनिंग बॉडी है, m2 हमारे पास कितना है 15 अपॉन में, तो जीरो हो जाएगा भाई, सिस्टम ऑफ एक्सियम रेस्ट पे है तो जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली ये तो हमारे पास खत्म हो गया, ये जीरो, तो जीरो इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2, ये कहानी आएगी। लेकिन x2 देखिए, x2 पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है ना, x2 क्या था, इसको काटने के बाद जो मास बचा,
x2 पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ x2। समझ में आया क्यों आया था यहाँ पे माइनस? क्योंकि ये x2 हमारे पास पीछे की शिफ्ट हो गया है और ऑरिजिन से पीछे वाली पोजीशन को हम लोग क्या लेंगे? माइनस। ये तो सिखाया था मैंने आपको। तो इसको अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3m 15m लिख देता हूँ इंटू r इज इक्वल्स टू 15m टाइम्स ऑफ x2। चलेगा? चलेगा? m से m उड़ जाएगा तो आपके पास x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3r/15 यानी कि r/5 आपके पास x2 की वैल्यू आ गई है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कैसे आई? परफेक्ट समझ में आ गया है? पूरी बॉडी का मास मत लेना, सिर्फ जिसको काटा गया है और उसके बाद कितना बचा है उसका मास हम लोग इस फॉर्मूले में कंसीडर करेंगे। अच्छा, अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से यूज करता हूं तो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन उसका और अच्छे से आंसर आएगा। और अच्छे से कहने का मतलब क्या है? उसका आंसर -r/5 आएगा, क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि आपका एक्स सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट हुआ है पीछे की तरफ। चेक कर लेते हैं। a1 मेरे पास कितना आएगा? तो अब क्या पूरी बॉडी लेनी पड़ेगी, अब क्या पूरी बॉडी लेनी पड़ेगी? πr² x1 0, भाई ये तो मालूम मैं, तो πr² इंटू 0 माइनस a2 कितना आएगा बेटा? छोटे वाले का पाई इंटू छोटा r², तो ये इसको 0 होगा, कोई दिक्कत ही नहीं, πr²। समझ पा रहे हो? और इंटू से कोऑर्डिनेट x2 कितना था? 3r। यहां तक किसी कोई डाउट? अपॉन में a1 माइनस a2, a1 कितना आया था? पाई इंटू 4r²। समझ पा रहे हो ना? तो पाई इंटू 4r² माइनस पाई ऑफ r²। अब यार अपनी मर्जी से ले लो, सारे सेम ही तो हैं, ठीक है? इसको डालो तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू देखो क्या आ गया? -πr माइनस 3πr³ अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 और ये 1 15, तो 15 लिख दो πr² नीचे, 15πr², पाई से पाई गया, 3 5 जा 15, ये गया r एक बचेगा, तो कितना आया? माइनस ऑफ r/5, यानी कि x सेंटर ऑफ मास आपका पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस है, ये आपके पास कितनी आएगी? -r/5 कोऑर्डिनेट पे हमारे पास उसका x सेंटर ऑफ मास आया है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास सेंटर ऑफ मास की छोटी मोटी जो रिमेनिंग बॉडीज़ की कहानी रहती है ये आपके पास आते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस आते हैं सेंटर ऑफ मास के, ये नोट कर लिया। इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस आते हैं सेंटर ऑफ मास के, तो हमारे पास क्या कहानी है? एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो अगली हेडिंग आएगी हमारे पास क्या आएगी? एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब ये हमारे पास जो एप्लीकेशन था, इससे एक बार आईआईटी में भी सवाल आया था, उस सवाल को भी आज जो है हम लोग एग्जैक्ट सवाल तो आज नहीं, तो तरीका जो है मैं आपको जो है वो बता दूंगा। ठीक है, पहले तो सेंटर ऑफ मास की जो एप्लीकेशन है इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। याद कीजिए, हमने पहला लेक्चर शुरू किया था, उस दिन मैंने बॉल वगैरह से आपको जो है एक एक्सपेरिमेंट करके, मतलब एक्सपेरिमेंट तो क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन देके समझाया था कि अगर मैं किसी एक बॉल को फ्लाइट कराता हूँ, हाँ मतलब फ्लाइट कहने का मतलब ये वाली फ्लाइट, जब हम स्पिन बॉल डालते हैं तो बॉल जो है हमारे पास फ्लाइट होती है, तो मैंने आपको बताया था ना, बॉल ऐसे भी घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है, लेकिन अगर उस बॉल का कोई चीज़ कांस्टेंट था, वो क्या था? उसका सेंटर ऑफ मास का प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि उस बॉडी का जो प्रोजेक्टाइल, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, हम लोग पूरे पार्टिकल को कंसीडर नहीं कर सकते, हम लोग जो कंसीडर करेंगे सिर्फ किसको करेंगे? उसके सेंटर ऑफ मास को। और वो सेंटर ऑफ मास क्या था हमारे पास? हर जगह पर क्या था? सेम था, यानी कि सेंटर ऑफ मास हमेशा विल फॉलो या विल ऑलवेज फॉलो पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। अगर यहाँ से आपने बॉल डाली, बेशक बॉल में कोई पार्टिकल कैसे ही जा रहे हो, ऐसे जाती है तुम्हारी बॉल, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पास इसका पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा। इसका दूसरा एग्जांपल आपका बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स भी हो सकता है। अगर आपका जब क्रैकर फूटता है, अभी दिवाली गई है ना, पटाखे छोड़ने के लिए मना किया था, पर फिर भी एक आध बच्चों ने छोड़े थे, स्टेटस भी लगाए थे एक आध बच्चों ने, तो ये देखो सर, है ना। तो जो स्टेटस लगाने वाले बच्चे हैं जिनसे मुझे नफरत है, पटाखे छोड़ने वालों से, तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास पार्टिकल इधर उधर फ्लाई हुए ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस क्रैकर का सेंटर ऑफ मास अलोंग द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, अलोंग द लाइन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमेशा वहीं रहेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक पार्टिकल ये बीच में ऐसे जा रहा था,
और यहाँ पे जाके बर्स्ट हो गया, स्काई शॉट। बस हाँ स्काई शॉट समझ, देखो अभी कह रहा हूँ बटा के मत छोड़ो स्काई शॉट, मैंने चिल्लाया थोड़ी। चलो ठीक है ना, बर्स्ट हो गया। अब मैंने कहा कि इस पार्टिकल के दो कंपोनेंट आ गए, इस पार्टिकल के दैट से दो कंपोनेंट आ गए। तो एक कंपोनेंट मान लिया मैंने मास m1 का और एक मान लिया मैंने मास m2 का। लेट्स से कि कंडीशन इस तरीके से है कि आपके पास m2 ग्रेटर है m1 से। ये शेल वाले की तरह है? हाँ शेल वाले की तरह परफेक्टली, जो हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में किया था, है ना, बिल्कुल सेम कहानी है। तो m2 अगर मास ग्रेटर है तो ऑब्वियसली बात है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी बेटा। तो याद रखना अगर इसका मास ग्रेटर है तो हमारे पास v2 मतलब हमारे पास m1 v1 से जाएगा और m2 हमारे पास v2 से जाएगा। कंडीशन अगर ये आ गई है तो इसका मतलब हमारे पास जो लाइटर बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों? सो एज टू कीप द मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए आपके पास आएगा। ठीक है, m1 पार्टिकल इधर चला गया, m2 पार्टिकल इधर चला गया, तो तुम क्या कहोगे, क्या इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोजेक्टाइल चेंज होगा इधर उधर जाने से? नहीं, सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ उस क्रैकर का यहीं पर ही गिरेगा। तो एक बात बताओ, हाँ जी, जब हाँ वो फट गया, अब फट गया ना, तो जो हमारे पास उसकी चीथड़े की बचे तो वो अरे तो ये थोड़ी है कि पार्टिकल यहाँ से खुला ना वो ये फट गया, तो कुछ पार्ट मास ऊपर गया कुछ पार्ट गया। तो ये वाला जो पोर्शन था ये आपके पास देखा नहीं है कि जब वो ऊपर फटते हैं तो वो जो फ्लेम्स वगैरह आती हैं, जो बड़ा सा रॉकेट या फिर जो भी चीज़ आके नीचे गिरता है, ऐसा थोड़ी तुमने रॉकेट जाए तो रॉकेट ऊपर ही नहीं उड़ जाता है, रॉकेट तो आके नीचे रहता है ना, वो नीचे गिरता है। और वो कौन सा पाथ फॉलो करता है? पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। मतलब जो कंपोनेंट उड़ने थे वो इधर से बिखर गए, लेकिन सेंटर ऑफ मास को कंजर्व करने के लिए वेलोसिटी वगैरह चेंज होगी, लेकिन उस पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास था या उस रॉकेट का जो सेंटर ऑफ मास था वो अभी भी उसी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ से वो जा रहा था। उसी पाथ पे आके उसका जो पार्टिकल है वही आपके पास आके नीचे गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने ना एक कहानी सुनी होगी बाइनरी स्टार्स की, सुनी तो नहीं होगी, अगर स्कूल में सुनाई होगी तो पता नहीं, हाँ बस बता देते हैं कि बाइनरी स्टार ऐसा कुछ होता है। तो बेसिकली बाइनरी स्टार ऐसे समझिए, अच्छा तो अब सुन लो बेटा नाम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बाइनरी स्टार का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ना पहली बात तो मैं आपको पूरे बाइनरी स्टार्स की फॉर्म में नहीं समझाता हूँ, थोड़ा अलग चीज से समझाता हूँ। और उसमें जो हम लोग गलती करते हैं, उसमें जो हम लोग गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं आइए समझ लेते हैं। ठीक है, लेट्स से बाइनरी स्टार्स तो समझने से पहले आप यहाँ पे समझिए कि आपके पास ये पार्टिकल है m और ये पार्टिकल था आपका क्या 2 है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास तो निकालना आता है आपको। लेट्स से दोनों r डिस्टेंस की दूरी से सेपरेट, लेट्स से कि हमारे पास जो वैल्यू थी ऐसे कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा बना दिया था ना, छोटे वाले को m कर लो, बड़े वाले को 2m कर लो, ऐसे क्या देख रहे हो, समझ गया ना कहानी को, क्या फर्क पड़ना है, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। हम आपकी भावनाओं को समझ, हाँ मेरी भावना कहीं और है। अच्छा इधर देखो बेटा, कहने का मतलब ये है कि r इधर है हमारे पास, ये डिस्टेंस से सेपरेटेड। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास अगर मुझे कंजर्व रखना है इस पूरे सिस्टम का ही, तो यहां पर ना एक कंडीशन होनी चाहिए, यहां पर एक कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन हमारे स्टार्स के लिए वैलिड नहीं होती है। क्यों? देखो क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास ये वाला जो मास है ना, ये मास आपका हिंज होना चाहिए, मतलब एक जगह फिक्स होना चाहिए। स्टार्स तो फिक्स नहीं होते, हम घूमते रहते हैं ना, वो भी एक मास ही फिक्स होगा, तभी तो इसके अलावा अगर ये घूमेगा तो ये तो चीज कंजर्व हो पाएगी। आप खुद सोचो, बेसिकली अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इस बॉडी का अगर आप लोग याद है कैसे निकालते थे, m इंटू आर अपॉन m प्लस आर, तो 2r/3 इसका आ जाएगा, r/3 इसका आ जाएगा। मैंने आपको करा रखा है कि बॉडी का निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो बेसिकली ये हमारे पास इससे r/3 पोजीशन पर और इससे हमारे पास कितने डिस्टेंस पर है 2r/3, राइट। सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो तो हमारे पास ये आएगी, कैसे निकालते हैं तो मैं पहले लेक्चर में करा चुका हूँ। ठीक है, जैसे मेरे को इसकी निकालनी है तो मैं इसके रेस्पेक्ट में लेता था, याद आ रहा है ना। अब भाई ऐसे शक्ल देखते हो, भाई इसका निकालना है मेरे को, तो मैं कैसे निकालूंगा, 2m अपॉन m1 प्लस m2m r, भाई 2m इंटू r अपॉन में बोलो 3m 2m प्लस
m, तो कितना आ गया 2mr अपॉन 3m, तो ऐसे आता था 2r/3। ऐसे शक्ल देखते हो, पहली क्लास यही थी, समझ में आ गया। और ये वाला हमारे पास इसके रेस्पेक्ट, इसके लिए देखोगे तो ये वाला मास कंसीडर करना है, तो ये क्या आ जाएगा mr अपॉन 2m + m, तो r/3, राइट। अब होगा क्या कि ये जो पार्टिकल है ना, इसको अगर मैं रेस्ट पे रखूंगा तो ये पार्टिकल मैंने मान के चल लिया, चलो ऐसे घूमेगा, सो दैट इसका सेंटर ऑफ मास जो है कंजर्व है। बट उसके लिए मैंने क्या करा है, पार्टिकल को फिक्स रखा। लेकिन ऐसे हमारे स्टार्स तो नहीं होते। स्टार के केस में तो ये भी घूमेगा और ये भी घूमेगा, सब कुछ घूमेगा, लेकिन उस स्टार, अब मैं क्या बोलने वाला हूँ कि बेसिकली स्टार को मैं ऐसे कर देता हूँ, ये S1 स्टार है और ये स्टार मेरे पास क्या है, S2 स्टार है। लेट्स से कोई भी स्टार, एक S1 था एक S2 था, एक सुपरस्टार, ठीक है, एक सुपर स्टार कर लो, जो भी करना है। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब की बार कहानी सिर्फ इतनी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास ये सिस्टम हिंज नहीं कर रखा, मैंने इसे हिंज को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कहानी जो आ गई वो किसकी आ गई है, स्टार की आ गई। इसकी आ गई है बेटा मेरे पास, स्टार की आ गई है, राइट। तो इस वाले जो स्टार का मोशन है वो इस बार क्या होगा, इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग ऐसे, और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं, ये वाला स्टार इस तरफ घूम रहा है और ये वाला स्टार भी इस तरफ घूम रहा है। क्या हमारा सेंटर ऑफ मास घूमेगा? यस, यही चीज तुम्हें लगती थी कि सेंटर ऑफ मास ही घूमेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। आपने बनाया तो यही है। लग तो ऐसा ही रहा है तुम्हें कि सेंटर ऑफ मास भी हमारे पास हिसाब से घूमेगा, नहीं बेटा, सेंटर ऑफ मास इसका कांस्टेंट रहेगा। इसका क्या मतलब है कि बाइनरी, देखो उसने बिल्कुल सही पकड़ा है बच्चे ने कि सर जिस हिसाब से आपने घुमाया है इस हिसाब से तो सेंटर ऑफ मास ही घूम रहा है। और अगर आप ये बात बोल रहे हो तो ये वाली बात गलत है फिर आपकी, क्योंकि दोनों बातें तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना। लेकिन बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ असलियत में होता क्या है। ये केमिस्ट्री होता नहीं, केमिस्ट्री नहीं है, पूरी फिजिक्स है। होता है ऐसा है कुछ कि अगर ये स्टार S1 वाला यहां पर आया होगा तो जो S2 वाला स्टार है ना बेटा, आप कभी भी चेक कर लेना, वो यहां पर रहेगा, वो यहां पर रहेगा। सो दैट इस पूरी बॉडी का सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास इस लाइन के अलोंग यहीं पर ही फॉल करेगा। हाँ, तो मतलब उनकी एक्सिस पे सेम है। एक्सिस पे, यही तो मैंने बोला बेटा कि आपके पार्टिकल्स तो कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन उस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ठीक तो है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इस बॉडी का जो ओमेगा है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ओमेगा क्या? ओमेगा एंगल, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। जितनी एंगुलर वेलोसिटी इस बॉडी की रहेगी उतनी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास इस बॉडी की भी रहने वाली है। ये चीज समझ में आ गई है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन क्या था, ये कि ओमेगा कितनी है, ओमेगा कितना है बेसिकली ये निकालना था। तो यहाँ पर आप लोगों को ना एक छोटा सा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट और अपना ये रोटेशनल मोशन वाला टॉपिक जो हमने पहले किया तो है रोटेशन वाला, ओमेगा डालोगे। लेकिन v की जगह ओमेगा तो डाल देंगे बेटा। उससे पहले एक्चुअल में मेरे को उससे भी एक छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा सा छोटा क्वेश्चन था। सुनो ना क्या क्वेश्चन था भाई, ये स्टार है, अगर ये दोनों स्टार हैं तो भाई ठीक है, मैं तुमसे कहता हूँ कि ग्रेविटेशनल बॉडी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं कहता हूँ कि मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ नहीं आ रहे। तुम्हें पता है कि सर वो फोर्स ना बहुत मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे रखती है, हमारा आपका मास अर्थ के रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है। अगर आप कल मर भी जाओ तो घंटा अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके मास से कोई, अर्थ की मास पर आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये बात सच भी है, इसीलिए तो मैं जिसको अट्रैक्ट करता हूँ मेरी तरफ नहीं आती, या XYZ वाइस वर्सा भी ट्रू है। वरना सोचो अगर ऐसा कुछ होता जिसको मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ मेरी तरफ ही आ जाए, चली तो गई, जिसको जाना था वो तो गई। मतलब कहने का मतलब वही ना जिसको तुमने फूल दिया था। पता नहीं भाई, वो फूल बना के चली गई। अच्छा सुनो, देखो जरा कहानी देखते हैं। चॉकलेट वाली इतनी थी भी नहीं, खामोखा बना रहा है बैठे बैठे अपने आप दिमाग में। अरे चलो इधर देखते हैं। लेकिन ये कहानी हमारे तक के लिए जो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब बात हो रही है स्टार्स की तो उनमें तो ग्रेविटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। वहां पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी कि वहां पर जो हमारे पास आएगा मास तो आएगा ही आएगा। तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, G m1 m2 अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस r²। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब एक कंसीडर करना पड़ेगा कि चलो इस बॉडी को किसी बॉडी के रेस्पेक्ट में ले सकते हो, इसके ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके रेस्पेक्ट में लेता हूँ। इस बॉडी में जैसे जैसे ये घूम रहा है तो इसमें क्या आ रही है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन।
और वो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था वो किसके इक्वल था, v स्क्वायर अपॉन आर के। नहीं बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन आर के। और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से आपके पास एक फोर्स भी आएगी क्योंकि बॉडी का मास भी है m। तो यानी कि आप इस फोर्स को कौन सी फोर्स ला सकते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप कह सकते हो कि सर आपके पास ये वाला जो m1, इसको मैं m2 ले लेता हूं और इसको m1 ले लेता हूं, ठीक है। तो आपका m1 इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर ये इक्वल हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 से m1 चला जाएगा। अभी पूछा तो हमसे ओमेगा था, तो v इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ओमेगा क्रॉस r। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, तो v की जगह आप r ओमेगा लिख सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r, समझ रहे हो ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू जी m2 अपॉन में आर स्क्वायर, एक r से एक r ये भी गया, ओमेगा इज इक्वल टू जी m2 अपॉन में, इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/r, एक आर स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा, एक आर ये बचा है रूट में आ जाएगा हमारे पास। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा। दोस्तों पूछा इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके रेस्पेक्ट में आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, बायनरी सिस्टम के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन था। इसी से आप लोग जो है इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टी इज इक्वल टू 2 पाई अपन ओमेगा, टी इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास एक पूरे पार्टिकल को यहाँ से कंप्लीट, टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि इस स्टार ने ऐसे सिस्टम में घूमने के लिए आपके पास कितना जो है हमारे पास टाइम दिया। तो पूरे इसमें जो कंप्लीट जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ गई है। इस ओमेगा को पुट करके आप लोग यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाता है बायनरी स्टार के ऊपर, ठीक है। समझ में आया, जिसको भी देते समझ में आया कॉन्सेप्ट। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको समझ में आ गया। तो बेटा यहाँ पर आप लोगों के पास बायनरी सिस्टम से मैंने अभी आप किसी बच्चे ने कहा सर क्या मोशन नहीं कराओगे, तो मोशन भी करा दिया, खुश, ठीक है। लेकिन हम मोशन का जो कॉन्सेप्ट है ये तगड़ा बन जाता है ना। तो मैं बच्चे ने कह दी, फिर कहते बाद में कि सर ने तो मैंने कहा था कराया भी नहीं, कंपटीशन इस वजह से। नहीं करा रहे हैं ना। अच्छा वेल आपको अच्छा मेरी बात सुनिए, आपको मैंने बोट वाली सारी प्रॉब्लम करा दी है। बोट में मैंने साहिल भैया को रख के भी आपको प्रॉब्लम करा दिया था, ठीक है। अच्छा आगे सुनिए। इसके अलावा मैंने आपको वी वेलोसिटी के साथ जब वो मूव करता है m1 v1 m2 v2 वाले कॉन्सेप्ट करा दिया। मैंने ए वाला नहीं कराया, बेसिकली सेम उसी तरीके से m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन a1 प्लस m2 ये कॉन्सेप्ट। सुनो बेटा अभी ध्यान से, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा इसके अलावा आपको सेंटर ऑफ मास के मैंने 2-3 क्वेश्चंस करा दिए जितने भी होने थे, और उसके बाद आपको मैंने इनके एप्लीकेशन के ऊपर बायनरी स्टार्स के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास जो टॉपिक बचता है, वो कौन से बचते हैं, वही कि उसकी डेरिवेशन। ट्रायंगुलर लमाइना का हमारे पास सर किस तरीके से h/4 आया है, h/3 आता है। हाँ मैंने यही बोला था कि जिसको अब पढ़ना है वो अब क्लास के बाद पूछ के जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो हमारा टॉपिक आएगा सीधा किस पे आएंगे, रोटेशनल पे, जहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से शुरू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।